हाँ जी, नमस्ते। वेद आईएएस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन। मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। विजय चौधरी नाम है। हम लोग जो है आज इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी जो है ये पढ़ने वाले हैं। और आप सभी जो साथी हैं वो सब लोग पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर की, या फिर आरएएस प्री की तैयारी करते होंगे। आज का जो ये बैच है पुलिस सब इंस्पेक्टर और आरएएस प्री को डेडिकेटेड है। और जो इंडियन ज्योग्राफी हम इस पढ़ने वाले हैं, हमारे जो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि भाई हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी जो है इसका कितना वेटेज है और हम जो है इसको किस प्रकार से क्लियर करने वाले हैं, ये सभी जो है चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई आप जिस एग्जाम की तैयारी करो उस एग्जाम की रणनीति आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसकी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अगर हम इस कंपटीशन युग की बात करें तो ये इस कंपटीशन युग में सबसे बड़ी कमजोरी विद्यार्थी के समक्ष यही होती है कि भाई उसको नहीं पता कि भाई क्या करना होता है और क्या छोड़ना होता है। उसके सामने जो भी मैटर दो वो पढ़ता ही रहता है पूरे दिन। कि भाई जैसे उसके सामने कोई बुक रखती और उसको देख करके वो पूरे दिन पढ़ता जा रहा है, उसको नहीं पता क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है। इस बात का सबसे पहले याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसी रखे जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि भाई स्ट्रेटजी में फिर होता क्या है। तो बैठ के बातें की जाती है क्या? नहीं, बैठ के बातें नहीं करनी है। जैसे 5 लोगों का ग्रुप बना लिया और 5 लोगों का ग्रुप बनाने के बाद फिर चर्चा करें कि भाई पिछले एग्जाम की कट ऑफ क्या रही, क्या करना चाहिए, किन का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसने क्या किया, ऐसी बातें नहीं करनी है। तो फिर हमें क्या करना है, एग्जाम की स्ट्रेटजी अगर आपको बनानी है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपको जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो उसका सबसे जरूरी पार्ट यह है कि भाई आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी यह है, चाहे आप पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप आरएएस प्री की तैयारी कर रहे हो या अदरवाइज कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि भाई उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सिलेबस है? पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस आप लोगों के पास है अभी? हाँ, तो आप लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि भाई आप लोग जो है इस सिलेबस को अच्छे से देख लें और साथ ही साथ आप इसको एक बार रीड कर ले अच्छे से। इसका मतलब यह है कि भी इसको याद कर लो एक बार। तो सिलेबस याद करने का मैं क्यों बोल रहा हूं? सिलेबस याद करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक उस सिलेबस की आपको एक एक टॉपिक पता नहीं होगा तब तक आप उस एग्जाम के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि होता यह है कि भाई आपके सामने कोई भी गाइड दे दी, कोई भी बुक दे दी, आप उसको उठा करके सीधा पढ़ना शुरू करोगे। आपको यह नहीं पता कि भाई कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है और कौन सा टॉपिक सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम किसी भी काम को शुरू करें उसके लिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम लोग जो है एग्जाम की स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहला जरूरी पार्ट हम उसके एग्जाम से संबंधित सिलेबस याद कर लें। एक अच्छा, और आपको क्या करना चाहिए? और आपको दूसरी बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि भाई चलो आपने बैठ करके सिलेबस को अच्छे से याद कर लिया, मान लिया। सिलेबस को कैसे याद करना है? ऐसे 1 बाय 1 एक एक लाइन याद करनी है क्या? नहीं, 1 बाय 1 एक एक लाइन आपको याद नहीं करनी। सिलेबस को आप ऐसे याद करिए कि भाई आपको एटलीस्ट ये पता हो कि भाई कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है और कौन सा टॉपिक सिलेबस में नहीं, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा काम आपका ये होना चाहिए, आपके पास जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आप पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो उसके बाद आपके लिए ये होने चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न आपके पास होने चाहिए। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा सर? उससे फायदा ये होगा आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम की दृष्टि से कौन सा टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है कि नहीं? मान लो अगर आपको ये नहीं पता कि भाई किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं,
और किस लेवल के सवाल आते हैं, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर सकते। तो जरूरी क्या है, आपको सबसे पहले संबंधित एग्जाम का सिलेबस पता हो, और दूसरा आपका काम ये होना चाहिए कि आपके पास पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न होने चाहिए। अच्छा, मैं आपको डे फर्स्ट यही सलाह दे रहा हूं कि आप जो है कल ही या जब भी आपके पास टाइम हो, तो आप पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो है वो लेके आ जाओ अभी। अच्छा, अभी आपको केवल और केवल उनको देखना है। देखने का मतलब समझे, आपने कहा ऐसे एक बार देख दिया फिर साइड में रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप एक बार उसकी बेसिक जो स्टडी है उसको एक बार देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा हाँ ये भी कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जैसे जैसे आपके क्लास में जो सब्जेक्ट चलती है, उस क्लास में जो भी टॉपिक आपका पूरा होता है, फिर उसके बाद पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो है उसको आप एक बार देखिए, क्या उस टॉपिक से कोई प्रश्न पूछा है क्या, अगर पूछा है तो क्या प्रश्न पूछा है, क्या पूछा गया प्रश्न आपसे सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपसे सही हो रहा है तो फिर इसका मतलब आप जो है वो सही लाइन में जा रहे हो, और अगर वो पुराने एग्जाम में आया हुआ प्रश्न आपके सही नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में दिक्कत है। सही है या गलत है। फिर इस जैसे ही आप ये इस प्रकार का चेक करोगे, जैसे जैसे आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि भाई हमारा जो कंटेंट है किस लेवल का है। एक बात तो ये पता चलेगी, एक ये पता चलेगी कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनका लेवल किस प्रकार का है, स्टैंडर्ड किस प्रकार का है। अगर मान लो प्रश्न जो है बहुत हाई लेवल का है और आपका जो कंटेंट है तुलनात्मक रूप से उसकी तुलना में कम है, तो इसका मतलब कंटेंट को सुधारने की जरूरत है। सही है गलत है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, तो ये सब किससे पता चलेगा, तो आप कहोगे साहब PYQ से पता चलेगा। पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न को जैसे ही आप रीड करोगे, जैसे ही आप देखोगे, तो आपको अपने आप पता चलेगा। ठीक है, दो। अच्छा, तीसरा काम आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना, रीडिंग। अच्छा, आप कह रहे हो साहब ये तो काम हम वैसे ही कर रहे हैं, आप इसमें नया क्या बता रहे हो। सही है गलत है, पढ़ने वाली बात जो आप कह रहे हो ये हमें वैसे ही पता है, हम वैसे ही कर रहे हैं, आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है। सही है, आप कर रहे हो, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो इस पढ़ने वाले तरीके को बदलना होगा। पढ़ने का पैटर्न बदलना पड़ेगा। कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो पढ़ने का तरीका नहीं बदला तो इस कंपटीशन युग में सिलेक्शन लेना मुश्किल होता है। कैसे, तो आप बताओ सर कौन सा तरीका हम काम में ले रहे हैं, आप बता दो पहले से। आप कह रहे हो ना आपको पढ़ने का तरीका बदलना होगा, तो आपको कैसे पता आप क्या कर रहे हो। तो मैं एक बार बोल रहा हूं, क्या वो आप तरीका काम में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। आप अभी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस संबंधित एग्जाम के किस प्रकार का पेपर आता है ये आपके दिमाग में पहले से फिट है। ये बात सही है या गलत है, बोलो यस या नो। आप कह रहे हो साहब ये बात हमारे दिमाग में पहले से है, एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछेगा उसके 4 ऑप्शन हमें देगा और उनमें से हमें कोई आंसर देना है। सही है या गलत है, ये दिमाग में है या नहीं है, दिमाग में हमारे से पहले से है। तो ये जो है ऑप्शन वाली बात ये आपको कमजोर कर देगी, आपको कमजोर करेगी। कैसे, तो कमजोर इस तरीके से करेगी, जब भी कोई टॉपिक को आप पढ़ोगे उस टाइम आपके दिमाग में एक लाइन चल रही है, वो ये चलती रहेगी कि तू चिंता मत कर, 4 ऑप्शन तेरे सामने है, उसमें से एक करना है, ज्यादा कोई लोड लेने वाली बात नहीं। ये आप जब पढ़ रहे हो तब दिमाग में चल रही है आपके बात। आप कह रहे हो साहब चलने दो क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बढ़िया विस्तार से पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको सीरियस तरीके से वो पढ़ने नहीं दे रही है। बोलो ये आपके दिमाग में है या नहीं है, बोलो यस या नो। आप चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो, चाहे RAS प्री की तैयारी करो, या फिर कोई अदर वनडे एग्जाम जो ऑप्शन जिसमें आते हैं
उसमें हमारे दिमाग में पहले से ये क्लियर है कि इस एग्जाम में 4 ऑप्शन है और उनको देखने के बाद आंसर करना है, हमारी बात फिक्स है। तो साहब इस बात को बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे इसको? जब भी कोई काम शुरू करो, कोई भी विषय शुरू करो, ज्योग्राफी जरूरी नहीं है, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उस टाइम आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए मेरा टॉपिक क्लियर हो जाए। बस क्या हो जाए? मैं जो भी पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं वो मेरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया, फिर आपसे कुछ भी पूछे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपसे ऑप्शन देके पूछ ले भले, कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोले कि रिटर्न में लिख के एक बार लिख के बता, लिख दोगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट है, आपका टॉपिक जो है वो क्लियर है पूरे से। ठीक है। अगर मान लो आपका कोई इंटरव्यू ले लिया, उस टॉपिक के बारे में आपसे मौखिक रूप से पूछ लिया, लेके खड़ा होके बता भारत के विस्तार के बारे में पूरा बता, तो आपके जब पढ़ा हुआ है तो आप आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दौरान जब भी आप पढ़ो तो दिमाग में एक ही बात को रखो, टॉपिक हमें क्लियर करना है, चाहे एग्जाम किसी भी प्रकार का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बोलो यस या नो। तो आपको 3 बातें सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और सिलेबस अगर किसी के पास है तो बढ़िया, और नहीं है तो आज ही आपको सिलेबस नीचे मिल जाएगा। सिलेबस लेकर आप अच्छे से एक बार उसकी रीडिंग कर ले। उसके बाद पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को आप ले आए, जैसे जैसे टॉपिक आपका क्लियर होगा वैसे वैसे उन एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को देखते जाएं। नंबर 3, पढ़ने का तरीका बदलना होगा। आपके दिमाग में ये बात रखो कि भी हमें टॉपिक क्लियर करना है। साहब पढ़ने का तरीका बदलेंगे कैसे? यही तो दिक्कत है। सही है गलत है भाई? आज तक हमारे सामने यही तो प्रॉब्लम आई साहब, हम पूरी कोशिश करते हैं साहब ये तरीका नहीं काम में लूंगा, बदलूंगा, लेकिन साहब बदल नहीं पा रहा हूं, दिक्कत ये है। सही है गलत है? कोई बात नहीं, आप एक बात को फॉलो करिए। आप कह रहे हो साहब मैं तरीका नहीं कुछ भी बदल दूं लेकिन मुझे याद नहीं होता, दिक्कत यहां पे भी आती है। मैं तरीका बदल लूंगा लेकिन फिर भी मेरे सामने एक दिक्कत आएगी कि मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ूंगा उसका 100% मुझे याद नहीं होता, ये मेरी प्रॉब्लम है। बोलो यस या नो। ऐसा कोई धरती पर इंसान नहीं है जिसको 100% बातें याद है, नहीं है। आप इस बात को एक बार दिमाग में रखिए। न तो मैं हूं, न आप है, नहीं कोई और है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको 100% बातें याद है, नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जब भी आप पढ़ो उस दौरान एक बात का ध्यान रखो, आप जब भी पढ़ो तो आप कहो मैं क्या पढ़ रहा हूं? अखबार। क्या पढ़ रहा हूं? अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। बोलो यस या नो। क्या ध्यान रखो, क्या पढ़ रहा हूं? न्यूज़पेपर। सही है गलत है? एक बात बताओ, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उस दौरान आपको मजा आता कि नहीं आता? बताओ यस या नो। बोलो। और कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं? बाकी वाले क्या करते हो आप लोग? रील देखते हो है? अच्छा कोई बात नहीं, अखबार नहीं पढ़ते हो तो इस आदत को, मेरा आपको पर्सनली सजेशन यह है आप अपनी आदत में लाओ इस न्यूज़पेपर को पढ़ने की। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहे हो तो ही छोड़ो, पढ़ाई फिर भी कर सकते हो, चिंता मत करो। जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ो आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए, मैं क्या पढ़ रहा हूं? न्यूज़पेपर। आपने कभी तो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, अब नहीं पढ़ रहे हो तो छोड़ो कोई बात नहीं, कभी तो न्यूज़पेपर के पन्ने लेकर आपने देखे होंगे उसके। बोलो यस या नो। देखे होंगे। तो आप ये कह रहे हो जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर को उठा करके देखा और मैंने न्यूज़पेपर की फर्स्ट हेडिंग जो थी उस पर लिखा हुआ था आज जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराया पर सड़क दुर्घटना में 5 लोग मारे गए, 4 घायल हुए, ये न्यूज आपने पढ़ी और आज के 4 महीने बाद आपसे किसी ने पूछा क्या तुझे पता है आज से पहले रिद्धि सिद्धि चौराया पर एक सड़क दुर्घटना हुई, उसमें क्या हादसा हुआ? वो हादसा जो है आज फिर से न्यूज में है। ऐसी कोई बात अपन चर्चा जैसे ही करते हैं तो अपने दिमाग में तुरंत आता कि हाँ मुझे याद है।
और आपको ये तक याद है उस दौरान कितने लोग जो घायल हुए, उसमें कौन पुरुष था, महिला थी, कौन था, यहां तक याद है आपको। और आपने कितने बार पढ़ा? एक बार पढ़ा। न्यूज़पेपर को आप बार बार पढ़ते हो क्या? नहीं साहब, एक बार ही पढ़ा और पढ़ने के बाद हमें आज तक याद है। याद कैसे हुआ? आप तो वो इंसान हो जो आप तो 10 बार पढ़ ले हो फिर भी याद नहीं हो रहा, और आपने जैसे ही न्यूज़पेपर की जो बातें हैं वो आपको सब कुछ याद है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, कारण क्या है? तो साहब इसमें जो भी आपने ये काम किया उस दौरान आपके दिमाग में कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं? आप जैसे ही न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, आप बड़े मनोरंजन के साथ पढ़ रहे हो, आप इंटरेस्ट ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद हो गया तो बढ़िया, नहीं याद हुआ तो उससे भी बढ़िया। बोलो यस या नो। तो हम कह रहे हैं साहब, हम जो अखबार या न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं एज ए मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं, एज ए इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। बोलो यस या नो। बिल्कुल यस। ठीक है, आप ये कह रहे हो चलो ये बात तो सर हमें भी पता है, मान ली, लेकिन इस दौरान जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आपके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं। किसी ने आपको ये नहीं बोला कि तू न्यूज़पेपर को पढ़ करके मुझे कल सुनाना, याद करके बताना है। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप बड़े आराम से बैठे हो, चाय पी रहे हो एक साइड में, एक साइड नाश्ता कर रहे हो, बड़ी आराम से पढ़ रहे हो, कोई दबाव नहीं है। तो साहब आप कह रहे हो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो आप कह रहे हो साहब जब काम अच्छे से तब किया जा सकता है जब फ्री टेंशन होके किसी काम को करें। बोलो यस या नो। और अपने जो पढ़ाई वाला मामला है, इस मामले में ये सबसे बड़ी दुविधा है। हमने इसको ये मान रखा है कि अगर एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं जिंदगी भर इन किताबों को वापस मुंह तक नहीं देखूं। बोलो यस या नो। आप कह रहे साहब एक बार नौकरी दिला दो आप, इन ये जो सविंदर सिंह वाली, ये जो भूगोल वाली जो किताब है साहब, मैं इनका मुंह नहीं देखूं वापस। आपने पहले से ही नेगेटिव बात दिमाग में डाल रखी है। आप इसको जीवन का एक पार्ट मान लो। किसको? पढ़ाई को। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाने के बाद भी पढ़ाई निरंतर करते रहते हैं। बोलो यस या नो। उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई को एक पार्ट माना है कि भी मेरे जीवन का ये एक पार्ट है। बोलो यस या नो। ऐसे खूब सारे लोग। और अच्छा, कई बार ऐसा होता है जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति पढ़ता हुआ हमें नजर आता है तो हम उसके बारे में एक और धारणा बनाते हैं। अपन कहते हैं साहब ये ऐसा ही है, पूरे दिन ही पढ़ता रहता है, खड़ूस है वो। बोलो यस या नो। अपन कहते हैं साहब ये तो पूरे दिन इसका काम यही है और इसके पास जाओ मत, इससे दूर रहो। भगवान जाने ये कोई प्रश्न पूछ लेगा तो इसका क्या जवाब देंगे। बोलो सही है गलत है। तो फिर हम उनसे दूरी बनाते हैं और हमारे दिमाग में एक ही बात है, ए भगवान इस झंझट से हमारा पीछा छूट जाए। तो फिर क्या करना चाहिए साहब? अब सीधा आप पॉइंट पर चलो और हमें बताओ तरीका क्या अपनाएं। पढ़ने का एक ही तरीका दिमाग में रखो। जब भी आप पढ़ो तब आप दिमाग में रखो ये मेरे जीवन का एक पार्ट है और मैं जब तक मेरी लाइफ चलेगी तब तक मैं मेरे अंदर हमेशा सुधार लाऊंगा और ये सुधार मेरी पढ़ाई के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा कोई सोर्स मेरे पास नहीं। बोलो यस या नो। आप आज यहाँ जयपुर आए हो, किसकी वजह से आए हो? पढ़ाई की वजह से। अगर मान लो आप पढ़ाई नहीं करते तो यहां पे आप नहीं बैठते। बोलो यस या नो। कहीं काम करते रहते। तो आप इस जगह पर आए हो और आगे भी अगर आप पहुंचोगे तो उसका माध्यम एक ही है, पढ़ाई। और उसको जीवन का एक पार्ट मान लो कि ये तो मेरे साथ चलेगी और इसको जीना सीखो। पढ़ने को कभी लोड मत मानो। आप ये मानो साहब ठीक है, बढ़िया है, मैं मेरे दिन के जो 12 घंटे हैं इनमें से 7-8 घंटे या 4-5 घंटे जो भी दे रहा हूं ये मेरे जीवन का पार्ट है, ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरी लाइफ को बनाएगा।
अच्छा, और जब भी आप किताब को खोलो तो आप कह रहे हो साहब मुझे याद नहीं होता, उसके लिए सबसे बेस्ट और जरूरी तरीका यह है उस सब्जेक्ट को ले लो जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। आपको लगता है कि भाई ये इस सब्जेक्ट में मुझे मजा आता है, उस सब्जेक्ट का वो टॉपिक लो जो आपको उसमें भी बहुत ज्यादा सरल लगता है, उसको पढ़ो, कर दो शुरुआत आप। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छी नहीं लगती, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। या ऐसा भी कोई इंसान है जिसको ऐसा लगता है साहब मुझे तो कोई सब्जेक्ट अच्छी नहीं लगती है? कितने लोग ऐसे हैं? नहीं है ना। कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको अच्छी लगती होगी, उसमें कोई टॉपिक आपको ठीक लगता होगा, आप उस टॉपिक को उठाइए और उसको पढ़िए। और उसको पढ़ने के दौरान दो बातें ध्यान रखो, ये जो मेरे लाइफ का पार्ट है और मेरे एंटरटेनमेंट का एक साधन है, कौन सा? ये वाला टॉपिक, ये वाली सब्जेक्ट। और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मेरे पिता ने नहीं बोला कि तुझे नौकरी हर हाल में लगनी है, नहीं बोला गया है। आप ये बातें दिमाग में रखकर एक बार उस चैप्टर को पढ़िए, आपको बाकायदा उसका 60% याद हो जाएगा। कितना याद हो जाएगा? 60%। 60% याद होगा एक बार से। अच्छा, जब भी आप पढ़ो तो उस दौरान आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन रखना है आपको, और फर्स्ट रीडिंग के दौरान आपको कुछ भी नहीं लिखना है उस कॉपी पर, कुछ भी नहीं लिखना है। आप ऐसे एक बार उठाइए, आप पढ़ रहे हो भारत का सामान्य परिचय, आपने सीधा उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। आप उस टाइम दिमाग में मत याद रखो मुझे याद करना है, नहीं करना याद। आप एक बार उसको पढ़िए तो सही। जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको वो अपने आप याद हो जाएगा। इस बात को छोड़ करके ये एग्जाम्पल जो है आप अपने ऊपर अप्लाई करिए। कई बार ऐसा होता है, कोई आप दो चार मित्र मिलते हो और कोई ऐसी बात आप करते हो कि भाई ये बात जो है अपन चारों से बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। अपन ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते कि ये जो मैं जो बात बता रहा हूं ये बात किसी को मत बताना, और ये बात जो है अपने लिए ही जरूरी है, किसी को बताना नहीं है। तो अपन हमेशा यही रखते हैं कि भाई वो बात तो दिमाग में रहती है, हमेशा ऐसा करते हैं हाँ इसको तो बता देते हैं, इसका बता। जब तक उसको बात को नहीं बताएंगे तब तक अपने को चैन की नींद नहीं आती है। बोले यस या नो। और ये जो टेंडेंसी है जेंट्स वाली कैटेगरी में नहीं, दूसरे वाली कैटेगरी में और भी ज्यादा होती है। बोले यस या नो। होता है, कोई बात नहीं। अपन कह रहे हैं साहब ये सब चीजें याद हुई कैसे? तो आपने इन सब को आपने अपने जीवन का एक पार्ट मान रखा। आप कह रहे हो बड़े एंटरटेनमेंट हो रहा है, बढ़िया बातें चल रही है, और जो काम आपको कोई मना ही कर दे कि साहब ये काम तुझे नहीं करना है, वो करके ही रहते हैं। बोले यस या नो। तो वैसा का वैसा आप इसमें ही डाल दो ना, पढ़ाई में क्या दिक्कत है? आप पढ़ाई को ये मानो साहब मुझे याद नहीं करना, ये मेरे मनोरंजन का एक साधन है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, और जो पढ़ रहा हूं मुझे कोई याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रीडिंग के दौरान दिमाग में ये तीन विचार आप रखो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको 60 से 70% फर्स्ट रीडिंग में ही याद हो जाएगा। और आप एक बार ट्राई तो करिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम कह रहे हैं साहब, न्यूज़पेपर को जब पढ़ते हैं हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता, हम कह रहे हैं मनोरंजन हो रहा है, हमारे जीवन का एक पार्ट है, हम कह रहे हैं हाँ ठीक है, पढ़ लिया तो बढ़िया, नहीं पढ़ा तो बढ़िया, याद हो रहा है। दूसरी रीडिंग जब आप करो तो उस दौरान जो भी बातें आपने फर्स्ट रीडिंग में पढ़ी आपको ऐसा लगा कि हाँ ये काम किया, उसको उठा करके वहां लिख लीजिए। थर्ड रीडिंग में वापस उन्हीं बातों को पढ़िए जो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं जो है ये मेरे लिए दुविधा खड़ी कर सकती है। और फोर्थ रीडिंग में आप एक बार वो शब्द एक बार अच्छे से देख लीजिए जो आपने कठिन शब्द लिखे हैं, और पांचवी रीडिंग में फिर से पूरा पेज वापस पढ़ लीजिए, आपको उसका 80 से 90% याद हो जाएगा, ये गारंटी है। और अच्छा एक बात और है, एक मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक जिसका आपने शायद नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, एक बार सुन लो आप, बहुत काम की बात है जीवन में, पढ़ाई से ज्यादा ये जरूरी चीजें हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए जिसका नाम है एबिंगहोस। क्या नाम है? एबिंगहोस। एबिंगहोस क्या करता है, मनुष्य की जो मेमोरी है इसके बारे में बताता है।
आप कह रहे हो आपका जो दिमाग है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है आपने जितना भी कचरा डाला इसमें सब कुछ चला जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये भी एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। हमारा जो दिमाग है ये कंप्यूटर की तरह काम करता है। कई बार ऐसा होता है ना, कंप्यूटर में जैसे ही अपन डेटा जो है ज्यादा जैसे ही डालते हैं तो तुरंत अपन कहते हैं साहब कंप्यूटर हैंग हो गया। बोलो यस या नो? वैसा का वैसा ये भी हैंग होता है। कैसे होता है? कई बार थोड़ा सा आप पढ़ने की कैपेसिटी है आपकी 3 घंटे की और आप एक बार 10 घंटे पढ़ के देख लीजिए, ठीक है, माथो फाटे, आज तो हालत खराब है, सर दर्द हो रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस मस्तिष्क की क्षमता से ज्यादा इसमें ज्ञान डाल दिया। एबिंगोस क्या कहता है? ये कहता है साहब आपके अपने मस्तिष्क की कुछ लिमिटेशंस है और इस लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर दीजिए। आप जो है आप कह रहे हो मुझे याद नहीं होता, बिल्कुल 100% आपको याद होगा। बस शर्त यह है जो भी काम करो उस काम के बारे में परफेक्टली रूप से आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप कह रहे हो साहब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो आपको यह ज्यादा जरूरी है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब तक ये नहीं पता साहब सिलेक्शन बहुत दूर दूर तक नहीं होता है। ये बहुत कड़वा शब्द है लेकिन बिल्कुल सत्य है। ये एक रणनीति है, एक वॉर है, वॉर युद्ध है। ये कंपटीशन एक युद्ध से भी बढ़कर है, महायुद्ध है। युद्ध में तो लिमिटेड लोग होते हैं, लड़ते हैं और एक हार जाता है और एक जीत जाता है। बोलो यस या नो? अपन कह रहे हैं साहब ये युद्ध से बढ़कर है। कैसे? अपन कह रहे हैं साहब इसमें जैसे ही आप कह रहे हो पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1015 पदों पर भर्ती आ गई, तो इसके लिए 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे लगभग, अपन अनुमान लगा रहे हैं। अपन कह रहे साहब 10 लाख लोग अपना जो है भाग्य आजमाएंगे। उन 10 लाख में से सिलेक्शन कितने लोगों का होगा? 1015। जब हम खानवा युद्ध को पढ़ते हैं, अब हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। एक वॉर होता है खानवा युद्ध, सुना होगा आपने। खानवा के युद्ध किसके बीच में होता है? बोलो। महाराणा सांगा और बाबर के बीच। बस मैं डेट नहीं पूछ रहा, मैं कोई काम की बात बता रहा हूं। यार एक युद्ध होता है खानवा का युद्ध। उस खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा भरपूर तरीके से लड़ता है और फिर भी उस युद्ध में हार जाता है। उससे पहले एक युद्ध और होता है जिसको हम कहते हैं बयाना का युद्ध। बोलो यस या नो? उस युद्ध में ये बंदा जीतता है। तो हम कह रहे हैं साहब इसमें इतना शक्तिशाली व्यक्ति हारा कैसे? तो बाबर अपनी किताब में लिखता है जिसका नाम है बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई है। उस किताब में लिखता है महाराणा सांगा के जैसा शक्तिशाली इंसान मैंने धरती पर नहीं देखा है। उसका विरोधी उसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन उस लाइन को फिर आगे बढ़ाता है, एक नंबर का मूर्ख था। कैसे? उसको नहीं पता युद्ध कैसे लड़ा जाता है। युद्ध कैसे लड़ा जाता है, ये सब बातें हम हिस्ट्री से आराम से सीख सकते हैं। हिस्ट्री इसलिए ही तो पढ़ते हैं साहब। हिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या है? हमें सीख मिलती है कि हम लोगों ने कौन सी गलती करी है, आगे हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो फिर उस लाइन को हम जैसे ही समझते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई इतना शक्तिशाली आदमी जिसके बारे में आपने ये लाइन कैसे बोल दी, एक नंबर का मूर्ख था। आगे पूरा विस्तार के साथ लिखता है युद्ध कभी ताकत से नहीं जीता जाता। युद्ध ताकत से नहीं जीता जाता, युद्ध हमेशा रणनीति से जीता जाता है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तभी आप युद्ध जीत सकते हो, अन्यथा युद्ध को जीता नहीं जा सकता। हमारा कंपटीशन ही वैसा ही है। आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग रणनीति के साथ नहीं चलोगे, आप भीड़ में चलोगे, आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है, ये तय है। और आप अपनी रणनीति है ये स्वयं बनाइए और अपने साथी से अलग बनाइए। वो क्या कर रहा है उससे 3 कदम आगे चलिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा।
और उसके लिए जरूरी है एग्जाम से संबंधित सिलेबस याद होना चाहिए, पीवाईक्यू प्रश्न आपको पता होने चाहिए और उसकी अच्छे से स्टडी होनी चाहिए, पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए, टॉपिक क्लियर करना है। मुझे ऑप्शन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को लिख के पूछे लिख दूंगा, ऑप्शन दिए तो बता दूंगा, इंटरव्यू में पूछा तो भी बता दूंगा। आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सभी चरणों से आपको गुजरना होगा। बोलो यस या नो। इंटरव्यू होगा आपका वहां आरपीएससी में, जैसे ही जाओगे तो इंटरव्यू के जो मेंबर है आपको इतना ऊपर चढ़ा देंगे जिसकी कोई हद नहीं है। आपको कहेंगे आओ थानेदार साहब बैठिए, आपका सीना चौड़ा हो गया, आ गया ले, आपके दिमाग में ये ले थानेदार तो इसने बना ही दिया आते ही, नहीं, आपको ऊपर चढ़ा रहा है। जैसे ही आपने थानेदार बोला आप ऐसे बैठ गए, अब पूछ प्रश्न, तुरंत समझ जाएगा भाई साहब एक नंबर का, समझ जाओ, आप कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए, हर एक स्टेप पर रणनीति होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, और आपको सब तरीके बता देंगे, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा आप बताओ सर, तू जो पढ़ा रहा है, ज्ञान जो दे रहा है, क्या तूने ये तरीके अपनाए हैं या नहीं अपनाए, ये तो बता दे। बोलो यस या नो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2 इंटरव्यू मेरे दिए हुए हैं, 2, 18 और 21, और अभी आरएएस का इंटरव्यू कॉल है मेरा इस आरएएस वाली भर्ती में 2023 वाले में। तो ये तरीके मैंने मेरे ऊपर अप्लाई किए हैं, इसलिए ही आपको बता रहा हूं। और हमेशा नंबर 4 जो जरूरी है वो ये है, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल यूं जवान की तरह। थानेदार बन रहे हो तो थानेदार की तरह लगना चाहिए, ऐसे मुरझाए हुए नहीं। सिलेक्शन हो गया तो ही बढ़िया, नहीं हुआ तो उससे भी बढ़िया, नहीं साहब नहीं। आप मानो अगर मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं हुआ तो 1015 पोस्ट खाली की खाली जाएगी, ये हमेशा दिमाग में रखिए। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मैंने अभी लास्ट का मेंस का पेपर लिखा था, उस टाइम मेरे दिमाग में क्लियर बात थी, और मैंने मेरे रूममेट को एक पर्ची लिख के दी, मैं आपको बता देता हूं। मैंने उस पर्ची में एग्जाम देने गया, जोधपुर सेंटर था, एग्जाम देने में गया, जब उस दौरान मैंने एक पर्ची बना के उस दोस्त को दी, मैंने कहा तेरे को कसम है तुझे खोलना नहीं है, एग्जाम का रिजल्ट आई उस दिन इस पर्ची को खोलना है। तो उसको जब कोई इतने प्यारे व्यक्ति की कसम दिला देते हैं, बात खोलता नहीं है। मैंने कहा तेरी सजनी की तुझे कसम है, इस पर्ची को खोलना नहीं है, एग्जाम का रिजल्ट जिस दिन आ जाए उस दिन उस पर्ची को खोल देना, इस पर लिखी हुई बात सत्य होगी, ये मैं आज ही कह रहा हूं। क्या लिखा उस पर्ची पे, उस पर्ची पर यह लिखा, इस एग्जाम में अगर मेरा ये पेपर पास नहीं होगा तो किसी धरती पर माई के लाल का पेपर पास नहीं होगा। और ये सब बात जैसे ही रिजल्ट आया उस दिन हम 100 लोगों के सामने उस पर्ची को उसने दिखाई, ये लो ये पर्ची है। ये कॉन्फिडेंस आप रखिए, 100% सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं हो सकता साहब, जिनका सिलेक्शन होता है ऊपर मंगल ग्रह से नहीं आते, यहीं से अपनी क्लास में से। हमेशा खुद को मोटिवेट रखिए, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा ये तय है। बस शर्त यह है कुछ तरीके आपको बदलने होंगे, जो कि आपको हम सब बता देंगे आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपकी चाल और ढाल में लगना चाहिए। आप जिस थानेदार की तैयारी कर रहे हो, आपको चलते हुए कोई इंसान देख करके बोले ये यहां तो जॉब में है और यहां लगने वाला है। आप भी तो कई चौराहे पर बहुत सारे लोगों को देखते हो, देखने के बाद आपके दिमाग में उस पर्सन के प्रति कुछ परसेप्शन बनते हैं। बोलो बनते कि नहीं बनते? अरे कई बार अनजान व्यक्ति को अपन देखते हैं, उसको देखने के बाद अपने दिमाग में कुछ बातें आती है, बहुत सारी बातें आती है। अपन एक तो कहते हैं कितना सुंदर है, बोले यस या नो। एक बात और भी आती है, कितना भुंडा है, कितना खराब है। एक बात और भी आती है, कितना अच्छा लगता है, या तो ये जॉब में है या जॉब की तैयारी करता होगा, भविष्य में इसका जल्द सिलेक्शन हो सकता है। अपन उस इंसान को नहीं जान रहे, फिर भी उसके लिए अपने मुंह से कुछ शब्द निकल रहे हैं, इसका मतलब वो आज नहीं तो कल दुआओं में कन्वर्ट हो रहे हैं। बोलो यस या नो। फ्री की दुआएं आपको मिल रही है,
आप कई बार अपने मित्रों को ही बोलते हो कि एक बार मेरे लिए दुआ कर दे, तू थानेदार बन जाएगा। वो मित्र बोलेगा नहीं, वो कहेगा क्यों, क्यों बोलूं मैं। तो आप ऐसा रहिए कि आपको देखने के बाद इंसान अपने आप बोले इसका सिलेक्शन तो होने वाला है। हमेशा मोटिवेट रहिए। और लास्ट बात, उसके बाद शुरू करते हैं टॉपिक को, चिंता मत करो। आप सोच रहे हो ज्ञान ही देगा क्या। लास्ट बात यह है, हमेशा ऐसी संगति रखिए जो आपको पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करे। बस क्या रखना है, ऐसी संगति को रखना है जो हमेशा आपको पॉजिटिव तरीके से गाइड करे कि तू ये कर सकता है या तू ये कर सकती है। हमेशा यही रखिए। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए जो ये कहते हैं उस एग्जाम की कट ऑफ ये रही, मेरे नंबर इतने थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तेरे सामने हो। उनसे दूरी बना लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, साहब कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो मैं तो एक बार तो ट्राई करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे मैंने उस कोचिंग में कोचिंग करी थी फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमेशा खुद को मोटिवेट रखिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि यार अब तो हालत खराब है, उस टाइम सीधा एक वॉलपेपर पर अपने उस प्रिय व्यक्ति का फोटो रखिए जिसकी वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो। होता है ऐसा, एक इंसान जीवन में सबसे ज्यादा और प्यारा इंसान होता है अपने माता पिता, जिन्होंने अपने को यहां तक पहुंचाया है। उनका आप फोटो वॉलपेपर पे रखिए। जब भी आपको ऐसा लगता है मेरे से ये नहीं होगा, उनका फोटो देख लीजिए, एक बार उनकी आंखों में आपके प्रति जो सपना है वो सपना आपको नजर आएगा और अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। किसी से मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा काम निरंतर करो। आप सोच रहे हो आज ही के दिन बदलाव आ जाएगा, नहीं, ये कंटिन्यूअस आएगा। और दूसरा, आप पढ़ने के जो घंटे फिक्स करते हो, टाइम टेबल जो सेट कर रहे हो, इसको भी तरीके से करना है। आप अपने कॉपी रखिए और दिन के जो भी घंटे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। और उसमें टाइम टेबल में सहूलियत रखना चाहिए, नॉर्मल टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने टाइम टेबल रखा सुबह 6 बजे उठना है, उठने के बाद 15-20 मिनट नहाना धोना करने के बाद तुरंत लाइब्रेरी जाना है, फिर उसके बाद में आपने गैप नहीं दिया 5 मिनट का, आप कह रहे हो 6:30 से लेकर सीधा 12:30 तक पढ़ना है। नहीं, आप 2 घंटे कंटिन्यू पढ़िए, 5 मिनट का गैप दीजिए, 10 मिनट का, फिर उसके बाद फिर शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। ऐसा ही टाइम टेबल सेट करो, डेली का बनाओ। डेली आज का मुझे क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। अच्छा, ये एबिंगोस कहता है कि भाई रिवीजन वाली बात यहां पे है। ये कह रहा है कि भाई मनुष्य जो है रिवीजन क्यों करना चाहिए उसको। तो ये कह रहा है मनुष्य की मेमोरी की याद रखने की भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है बताओ साहब। ये अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, एनसीईआरटी की किताब में पढ़ा है ये, मैं कोई इस तुक्के से नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी की किताब में है ये कह रहा है साहब 1 घंटा आपने पढ़ा और 1 घंटे के बाद अगर आपने फिर से उस बात को वापस देख लिया तो 1 घंटे तक पहले जो आपने पढ़ी है उस बात का 70% आपको याद है। 1 घंटे तक अब वापस देख लिया है तो 70% आपको याद है, और अगर फिर से वापस देख लिया तो और ज्यादा आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद कहता है अगर 4.5 घंटे बाद अगर किसी बात को आप वापस पढ़ रहे हो तो आपको उसका 50% याद है, और अगर 8 घंटे के बाद आप याद कर रहे हो, वापस उस बात को देख रहे हो, तो आपको 40% याद है। यानी कुल मिला के बात यह है उसका रेशियो घटता जाता है। और इसलिए हम लोगों को यह सलाह दी जाती है कि आप कृपया करके रिवीजन हमेशा करते रहें। बोले यस या नो। रिवीजन करने के पीछे मेन मुद्दा यही है। और बाकी धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सब कुछ बातें याद है। हाँ ठीक है, कोई ज्यादा रिवीजन करता है, ज्यादा मेहनत करता है, उसको आपसे थोड़ा सा ज्यादा याद होगा, और कुछ भी नहीं है। तो ये तरीके जो है, इन तरीकों को आप अपने इस पीएसआई भर्ती के लिए एक बार जरूर अप्लाई करने की कोशिश करना, आपका सिलेक्शन होगा ये तय है।
अच्छा, आइए हम शुरू करते हैं हमारे इस सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। रही बात मेरे पढ़ाने की, तो मैं आपको बहुत शानदार पढ़ाऊंगा। मेरी बढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप 3 से 4 क्लास लोगे, आप खुद बता दोगे कि कैसा पढ़ाता है। बोले यस या नो। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। और पढ़ाने की बात करूं तो 5.5 से 6 साल मेरे को हो चुके हैं पढ़ाते हुए। इन जयपुर की अलग अलग कोचिंगों में मैं पढ़ाता हूं, और अभी निरंतर 7 क्लासें दिन में होती है मेरी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए। आप ये मत सोचिए कि भी पढ़ाने वाला क्या कोई नया बंदा है, या कैसे पढ़ाएगा, हमें कैसे याद करवाएगा, इसकी चिंता सब कुछ मेरे को है। और आप केवल और केवल सुनते रहिए, जैसा बोलूं वैसा करते रहिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैंने 3rd ग्रेड बैच को पढ़ाया था, और उस 3rd ग्रेड बैच में पढ़ाई हुई ज्योग्राफी आरएस प्री के पेपर में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, एक सिंगल। और आरएस बैच में पढ़ाया उससे तो बाहर गया भी नहीं था, एक प्रश्न नहीं गया। तो आप चिंता छोड़ दो बिल्कुल ही। आप सोचोगे भाई क्या नोट्स ये हमारे लिए पर्याप्त है, बिल्कुल रामबाण है ये आपके लिए। बस शर्त ये आप इनकी स्ट्रेटजी अच्छे से करते रहना। अच्छा, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, जब हम भूगोल को देखते हैं, तो ज्योग्राफी को जैसे ही हम इस शब्द को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि साहब इस ज्योग्राफी की मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। बोलो यस या नो। जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट को शुरू करिए, सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट की मीनिंग पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो आप में से कोई इस पर प्रकाश डालना चाहेगा क्या? कुछ तो बोलो। जो जितना आता है उतना बोलना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना है, आप या इस क्लास में बैठे हो तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं बोलूंगा गलत हो गया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं जो बोल रहा हूं इससे मेरी बेइज्जती हो गई तो कुछ भी नहीं होगा। बेइज्जती तो तब होगी जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट वाली पीडीएफ में आपके रोल नंबर नहीं दिखेंगे, उस टाइम आपकी बेइज्जती है। सब करेंगे। आपके उस दोस्त का भी मैसेज आएगा जिसका मैसेज कभी भी नहीं आया है, वो भी पूछेगा तेरे एग्जाम के रिजल्ट का क्या रहा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, यहां क्लास में आपकी कोई बेइज्जती नहीं है। आपके जितने भी दिमाग में प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न आप करिए, और प्लस जो आपसे पूछा जा रहा है उसका रिप्लाई करिए। कोई बात नहीं, सही गलत कुछ भी होगा, अपन घर के आदमी है, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको कुछ भी पूछा जा रहा है, सही गलत एक बार जवाब देने की कोशिश करिए। तो इस शब्द का आपने भी थोड़ा बहुत तो सुना होगा, इसकी मीनिंग क्या है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, एक बार बताओ। थोड़ा बहुत ही बोलो, या ऐसा बोल दो जिंदगी में कभी भूगोल पढ़ी नहीं, ईमानदारी के साथ बोल दो। बोलो, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना। ज्योग्राफी कभी तो जिंदगी में पढ़ी होगी, पढ़ी है ना। 10th तक तो सब नहीं पढ़ी है, उसके बाद फील्ड बदल गया, कोई बात नहीं। 10th तक तो सबके ही थी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी नहीं थी सर, एसएसटी थी, तो एसएसटी का ही पार्ट है ये। एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है सिखा देंगे। इस शब्द की अगर हम मीनिंग जानने की कोशिश करें तो हम कहेंगे साहब ये ज्योग्राफी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। कौन से 2 शब्द है? एक को हम कहेंगे जियो, एक को क्या बोल देंगे? जियो। और दूसरा जो शब्द है जिसको हम कहेंगे ग्राफी, क्या बोलेंगे? ग्राफी। आप कहोगे ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ वैसा का वैसा देख करके हमने उतारा, और कुछ भी नहीं किया। आपने कहा ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। अगर हम इन शब्द को देखें, जियो को जानने की कोशिश करें, साहब जियो का अर्थ क्या होता है, तो हम कहेंगे जियो को बोलते हैं पृथ्वी या अर्थ। बोले यस या नो, सही है। अच्छा, ग्राफी जो शब्द है ये आपके इंग्लिश का ही शब्द है, ग्राफ से निकला हुआ शब्द है। किससे निकला हुआ है? ग्राफ। आपने मैथ में पढ़े होंगे। अच्छा,
इसको आप ये ने बोल करके ये भी बोल सकते हो मैप। अच्छा, अब आपको ये पूछे कि अब तू बता इस ज्योग्राफी का क्या मतलब है, तो फिर आप इस तरीके से बताओगे, पृथ्वी का ग्राफ पर अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। एक, पृथ्वी का मानचित्र पर अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। ठीक है, एक हिंदी वाला शब्द इसको भी देख लो, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कौन से दो शब्द है, इनको भी एक बार जरा देख लीजिए। कौन से दो शब्द है? तो आप कहोगे साहब एक तो है भू, एक शब्द कौन सा है? भू, और इसका मतलब क्या है? तो आप बताओगे पृथ्वी। और उसके बाद में गोल, ये पृथ्वी की आकृति के बारे में बता रहे हो। किसके बारे में बता रहे हो? उसकी पृथ्वी की आकृति के बारे में बता रहे हो, पृथ्वी की शेप के बारे में बता रहे हो। तो अब इस पूरे शब्द की आपसे पूछे ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, तो आपको सीधा सीधा एक ही लाइन बतानी है, वो ये बताना है, पृथ्वी के बारे में जानना ही भूगोल कहलाता है। और पृथ्वी कैसी, गोलाकार पृथ्वी के बारे में ही जानना क्या है? भूगोल है। अच्छा, अर्थ का मानचित्र पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का ग्राफ पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है कि नहीं? आपको 3-4 अलग अलग तरीके से बता दिया है, कोई बात नहीं। आपको सीधा सिंपल पूछे तू तो ये बता दे भूगोल क्या है, तो आप एक बात बताइए, भूगोल पृथ्वी के बारे में जानना ही क्या है? भूगोल। किसके बारे में जानना है? अर्थ के बारे में जानना है। अर्थ के बारे में क्या जानना है? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें, इनके बारे में जानना है। ये किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा? भूगोल के अंतर्गत। आपसे कोई ऐसा नॉर्मली पूछे भूगोल की मीनिंग क्या है, बता दोगे? बोलो यस या नो। पक्का? ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो ये है, नंबर 2, भूगोल की स्टडी क्यों करते हैं? ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं? तो आपके दिमाग में सीधा सा आंसर है, इसको सिलेबस में डाल दिया है इसलिए पढ़ रहे हैं। सही गलत है? बोले यस या नो। आप कह रहे साहब सिलेबस में अगर नहीं होती ज्योग्राफी तो दूर दूर तक इसका मुंह तक नहीं देखते। सर आप कभी नहीं देखते। बोलो यस या नो। सही है गलत है? नहीं। तो इसका अध्ययन क्यों करते हैं साहब, ये भी बता दो। तो एक बात आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो अब सुन लो। जो इंसान है, मनुष्य, ये दुनिया का ऐसा प्राणी है, ये सबसे लालची प्राणी है। कौन? हम मानव। दुनिया पर जितने भी प्राणी हैं उन सब में सबसे ज्यादा चतुर और लालची प्राणी कौन है? हम मानव। हम जैसा दिखते हैं वैसा नहीं है। हमारे स्वार्थ के लिए हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। बोले यस या नो। इस बात को यहां पर अप्लाई करिए, सुनने की कोशिश करना है। इसका अध्ययन क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मनुष्य के दिमाग में दो ही बातें हैं, वो ये है, एक तो वो पृथ्वी के बारे में सकारात्मक बातों को जानना चाहता है। कौन सी पॉजिटिव बातें हैं इसको जानना चाहता है, और एक नकारात्मक बातों को जानना चाहता है। तो साहब ऐसा क्यों करता है, इनके बारे में वो क्यों जानना चाहता है, कारण क्या है इसके पीछे? तो आप कह रहे हो सकारात्मक, पॉजिटिव, मान लिया। इसके साथ साथ वो नकारात्मक बातों को भी जानेगा। वो कहेगा साहब इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो नेगेटिव तरीके से भी मुझे प्रभावित कर सकती है। इन दोनों के बारे में वो जानना चाहता है। पृथ्वी पर ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकती है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर सकती है, उसके बारे में मानव जो है ये जानना चाहता है। इसलिए इस विषय को पढ़ता है।
तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, साहब ये कौन सी है, एक बार बता दो, सही है गलत है। और अगला प्रश्न आपका ये होना चाहिए, ये कौन सी है। आप ये कह रहे हो जिस अर्थ पर मानव निवास करता है, जिस पृथ्वी पर मानव निवास करता है उसके आसपास, उसके आसपास इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। इस पर्यावरण में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक एक्टिविटी होती रहती है, और इन एक्टिविटी की वजह से मानव डरता है। मानव इसलिए डरता है कहीं ये मेरे जीवन में संकट नहीं बन जाए। बाकी इंसान किसी से नहीं डरता है। इंसान एक ही बात से डरता है, मौत मौत मौत। इसके अलावा वो किसी से नहीं डरे। और अगर उसको ये बता दे तो जिंदगी में कभी नहीं मरेगा, तो वो धरती पर किसी को जीने ही नहीं दे, और खुद ही रहेगा कि बस कौन, मेरे को तो कोई मारने वाला नहीं है। लेकिन ये भी फिक्स है जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए डरता है, सोच सोच के कदम बढ़ाता है। आपने इस बात को अच्छे से समझा है। जब भी हम किस नए स्थान पर जाते हैं उसके आसपास की तमाम विशेषताओं की स्टडी करते हैं। हम कह रहे हैं साहब हमने घर बनाया, मकान बनाया, सब कुछ चेक करते हैं, किस जगह पर है मकान तेरा, कैसा एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, पठारी क्षेत्र है, या फिर पर्वतीय क्षेत्र, किस जगह पर तेरा मकान है। हम कह रहे हैं साहब हम पृथ्वी की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही बातों को जानते हैं, और इनको जानने के लिए एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ती है जिसको हम डायनेमिक सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको गतिशील विषय कहते हैं। और ये एक ऐसा विषय है समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। आपसे कोई पूछे क्या नकारात्मक बातें हैं इस अर्थ पर जो घटित हो रही है, इसकी वजह से मानव डरता है, आप कह रहे हो साहब जलवायु परिवर्तित होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, इसकी वजह से मानव डरता है, आज नहीं तो कल क्या पता क्या होगा, तापमान निरंतर बढ़ता है और इसकी वजह से भी डरता है। तो आप ये कह रहे हो वो नकारात्मक बातों को तो जानता है, जलवायु परिवर्तन इसको कैसे रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए, ये तो नकारात्मक बातें हैं। कुछ ऐसी बातें भी है जो उसको आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकती है, उसके बारे में भी जानना चाहता है। जैसे क्या हो सकती है, तो आप कहोगे वो जिस जगह पर रह रहा है उसकी आसपास की तमाम विशेषताओं की स्टडी करता है। जैसे सबसे पहले जानता है उस एरिया की क्लाइमेट कैसी है, क्या मेरे रहने के अनुकूल है या नहीं है, क्या उस एरिया की जमीन जो है मेरे खेती करने के लायक है या नहीं, खाने के लिए अनाज अगर नहीं मिलेगा तो उस जगह पर मानव नहीं रहेगा। ये सब किस में जाना जा सकता है, इस भूगोल विषय के अंतर्गत ही जाना जाता है, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ सकता। बोलो यस या नो। हम कह रहे हैं साहब मानव जो है भूगोल का अध्ययन क्यों करता है, पृथ्वी पर सकारात्मक और नकारात्मक एक्टिविटी जो हो रही है, इन सकारात्मक और नकारात्मक एक्टिविटी का अध्ययन करने के लिए एक ऐसे विषय को पढ़ता है जिसको हम डायनेमिक विषय कहते हैं, गतिशील विषय कहते हैं, और इस गतिशील विषय के बारे में अच्छे से जानता है ताकि अपना जीवन जो है इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके लिए उस विषय का अध्ययन करता है। इंसान को जीवन में एक बार भूगोल जरूर पढ़नी चाहिए, उसका जीवन जो है जो जैसा चल रहा है उससे और बढ़िया होगा। बोलो यस या नो। मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, भूगोल पढ़ी हुई फिर भी काम आ जाएगी। कैसे, आपने पढ़ा उस एरिया में इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, तो आप सीधा बैग लेकर कहां जाओगे, ये आगे कहां से आए हो, राजस्थान से। किसने बोला, भूगोल में पढ़ा है इस जगह पर उद्योग सबसे ज्यादा है। किसके लिए आए हो, रोजगार के लिए। क्या आपके पास योग्यता है, यस बिल्कुल है, तब तो आए हैं। तो आपने कहां से पढ़ा, भूगोल में। किसी एरिया में अच्छी एग्रीकल्चर हो रही है, ये तब पॉसिबल है जब उस विषय के बारे में आप जानो, कौन से क्षेत्र में कृषि कार्य सबसे ज्यादा होता है, कौन से एरिया की सॉइल सबसे अच्छी है, ये कहां पढ़ा जा सकता है, अन्यथा पॉसिबल
नहीं। आपने दो बातें, एक तो ये सीखा भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं। नंबर थर्ड, ऐसा कौन सा इंसान था जिसने आपके लिए इतनी बड़ी दुविधा खड़ी कर दी। गालियां उस इंसान को दो जिसने आपके लिए ये झंझट तैयार कर दिया है। मेरे बारे में मरे मत सोचना कि ये ज्योग्राफी वाला कैसे ये ले आया, नहीं साहब, मैं भी पढ़ के पढ़ा रहा हूं। तो इस विषय को किसने पढ़ा पहले, अब आपका नॉलेज फिर से चेक किया जा रहा है। आप लोग जो है अपनी ओर से प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें। इस विषय का अध्ययन पहली बार आपके अकॉर्डिंग किसने किया होगा। अगर इसका जवाब नहीं तो एक प्रश्न और है, वो यह है, आप लोग ये बताइए प्राचीन काल में विश्व में कहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे। आपके दिमाग में क्या बात है वो एक बार बता दीजिए। सही और गलत की कोई टेंशन नहीं करनी है। बोलो बताओ, कुछ तो बोलो यार, ऐसा थोड़ा ही होता है। बोलो आपके हिसाब से कहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे पहले, है इंग्लैंड के, हाँ आप बताओ, ब्रिटेन के, आप बात के, हाँ आप बताओ, कुछ बताना, सही गलत कोई दिक्कत नहीं। कहां गए, हाँ सर आप बताओ, पूरे महाद्वीप का बता दो, कौन से महाद्वीप के लोग जो है पढ़े लिखे थे। यूरोप के, आप बताओ, यूरोप के, ऑल ओवर लगभग लोगों का यही मानना है कि भाई कहां के लोग पढ़े लिखे थे, यूरोप के। बस कमी यहां आकर रुकती है। हमारे अंदर एक जो फिक्स बात बैठी है वो ये है, हमारे दिमाग में ऐसी ही मानसिकता भरी हुई है कि हमारे दिमाग में गुलामी वाली मानसिकता है। ये कड़वा शब्द है बट सच है। आपने एक इंसान ने भी ऐसा नहीं बोला भारत के इंसान सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। बोलो क्यों। हमने कहा साहब हम मरे पढ़े लिखे नहीं थे, है? बात को सुनो सुनो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तो एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, आप चिंता मत करो, आप वाली बात सही साबित होगी, बिल्कुल सत्य है ये। हम कह रहे साहब हमने आज दिन तक स्वीकार नहीं किया है हम इतने टैलेंट हो सकते हैं, ऐसा हमने कभी स्वीकार ही नहीं किया। आपने हिस्ट्री में एक बड़े अच्छे वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, ब्रह्मगुप्त। बोलो सुना कि नहीं सुना। भारत का न्यूटन कहा जाता है, बोले यस या नो। तो न्यूटन ने क्या बता दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। बोले यस या नो। गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में बताया था, बताया कि नहीं बताया। आपने कहा ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहते हैं। एक बार जरा सोच के देखिए ब्रह्मगुप्त किस टाइम का इंसान था। ज्यादा नहीं पता, अपने भीनमाल जालोर का इंसान है वो ब्रह्मगुप्त। कहां का, जालोर। जालोर कहां पड़ता है, अपने राजस्थान में। भीनमाल का वो बंदा जिसको भारत का ब्रह्मगुप्त कहते हैं, ये भी गलती कर रहे हैं हम, वो गुप्त काल का बंदा है। किस टाइम का, गुप्त काल का। उसने उस टाइम बता दिया कोई एक ऐसा फोर्स है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहले बात को सुनो साहब, सब बातें उसने बताई है और अपने अपन उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। अपन कह साहब ऐसे हो ही नहीं सकता साहब, अपने वाले लोगों ने ऐसे बता दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद में जो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो न्यूटन बताता है, कौन सी शताब्दी में बताता है, 16वीं शताब्दी में शायद, आई थिंक बिल्कुल राइट है, 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में आकर बताता है कोई एक ऐसा फोर्स है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम कह रहे साहब गुरुत्वाकर्षण बल है। किसने बता दिया, न्यूटन ने। ये जानकारी आज से पहले गुप्त काल में ब्रह्मगुप्त ने बता दी। हमने कभी इस बात को माना नहीं, हमने कहा ये कमी रह गई, तो साहब इसमें भी कमी है। किसमें, न्यूटन वाले फोर्स में। सर्वमान्य सिद्धांत है क्या, नहीं, अलग अलग लोग इसका भी विरोध करते हैं। लेकिन साहब हमने एक बात को फिक्स कर रखा है साहब, हम तो ऐसा कभी कर
नहीं सकते, हम तो ऐसा कभी बता नहीं सकते। अच्छा, ये बात छोड़ करके आप एक बात और अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। हमने कहा साहब हमारे दिमाग में पहले से ये गुलामी वाली मानसिकता भरी हुई है। कैसे? हमें जब हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ऐसी ही हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इतिहास ही ऐसा ही पढ़ाते हैं। क्यों? हम साहब हिस्ट्री उनकी पढ़ते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया है। बोले यस या नो? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये अच्छे से पता है बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में? आप कितने लोग जानते हो? एक दो लाइन आप जानते होंगे ज्यादा से ज्यादा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कितने लोगों को पता है? दो चार लाइन। कितने लोगों को पता है सुभाष चंद्र बोस के बारे में? आप क्या जानते हो? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, राजा राममोहन राय के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में। आप उन इंसानों को पढ़िए जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया है। हमेशा नहीं पता है। आपको पूछ ले अकबर के बारे में बताओ साहब, आप 3 पेज बता दोगे। ये ले अकबर मान था, ये सब बातें बता रहे हो। क्यों? आपको ऐसा ही पेश किया गया है, आपको बोला गया आप पढ़ो इसको। किसको? अकबर को। अच्छा, पहले तो यहां तक पढ़ते थे अकबर महान, कुछ टाइम के बाद हटाया गया, अकबर महान नहीं था। महान कौन था? महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को जीता। पहले यह भी लिखा हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे। और हमें अच्छे से पता है हमारे ऊपर किन लोगों ने शासन किया, उनकी एक एक बात आपको याद है साहब। आपको अंग्रेज जितने भी गवर्नर हुए सब आपको याद है, चाहे लॉर्ड डलहौजी हो, चाहे कैनिंग हो, सब बातें आपको याद है साहब। अपने वालों के बारे में पता नहीं। सच्चाई क्या है, क्या होना चाहिए? अपने लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है। पता उनका भी रखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप अपनों को भूल जाओ और दूसरों को अपना लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो यस या नो? तो हम कह रहे हैं साहब हमारे भारत में भी पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन हमारी हिस्ट्री को लिखा नहीं गया, हमारे इतिहास को कहीं लिखा नहीं गया। हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, यूरोप के लोगों ने शासन किया, इसलिए हम जिस जगह पर जो भी बात पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं कि भाई अंग्रेजों ने किया, उन्होंने किया। तो इस विषय के बारे में हम ऐसा ही पढ़ेंगे। हम कहेंगे साहब भूगोल विषय का अध्ययन पहली बार यूरोपियन लोगों के द्वारा किया गया। कोई बात नहीं, हम भी पढ़ लेंगे। याद करना है, कंपटीशन पेपर पास करना, हम भी कर लेंगे। हम कहेंगे साहब यूरोपियन लोगों ने पढ़ा। और कौन? यूरोपियन मतलब किसने, किस देश के लोगों ने? हम कहेंगे साहब रोम व यूनान के लोगों के द्वारा इस विषय का पहली बार अध्ययन किया गया। कोई बात नहीं, याद कर लो बस। आप हिस्ट्री में एक एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा, रोमन एम्पायर। पढ़ा? पढ़ा ना? रोम साम्राज्य कैसा एम्पायर था? थोड़ा बहुत सुना होगा, थोड़ा बहुत जानकारी है? हाँ सर आप बताओ, आप तो हिस्ट्री के हो, बताओ रोमन एम्पायर के बारे में कितना, 2 लाइन बता दो बस, ज्यादा नहीं। मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, आपके काम की बात है। नहीं पता छोड़ो। हमने ऐसा हिस्ट्री में सुना है, आपने भी सुना होगा, हमने हिस्ट्री में ऐसा सुना कि विश्व का एक ऐसा एम्पायर था, वहां की जनता को पढ़ने लिखने का अधिकार था। बोलो यस या नो? इतना तो आपने सुना होगा। एक ऐसा एम्पायर था जहां की जनता को ये स्वतंत्रता थी, आप पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो, आप अपने विचार प्रेजेंट कर सकते हो। तो कहां के लोग थे? रोम और इसके आसपास का इलाका जिसको यूनान कहते हैं। हम के साहब विश्व में पढ़े लिखे लोग यहां थे और इन्होंने इस विषय का पहली बार अध्ययन किया। बोलो यस या नो? एक व्यक्ति का हम जिक्र करेंगे जिसका नाम है इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज नामक विद्वान के द्वारा पहली बार ज्योग्राफी शब्द को काम में लिया गया। बोलो यस या नो? आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, ज्योग्राफी विषय का अध्ययन किसने किया? तो आप कहोगे साहब रोम और यूनान के लोगों के द्वारा किया गया। इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे इरेटोस्थनीज नामक विद्वान के द्वारा किया गया। ये कहां का है? तो आप कहोगे साहब यूनान का। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सुने होंगे कि यूनान की जनता जो है बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप सुनते हो, जैसे क्या सुना होगा आपने? सुना होगा सुकरात, नाम सुना कभी? सुकरात, यूनानी दार्शनिक सुकरात। कोई बात नहीं, आपने सुना होगा प्लेटो, सुना? आपने सुना होगा अरस्तु, कहां के है? यूनान के।
यस या नो? कोई बात नहीं। सुकरात एक ऐसा बंदा था जिसको इस मामले का नॉलेज कम था, याद रखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल मुगल शासक अकबर के बारे में भी दिया जाता है। अकबर का दिमाग बहुत तेज था लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। कौन? अकबर। सुकरात भी ऐसा कैसे? सुकरात ने एक बात कही, बहुत बड़ी बात है, आपको भी जीवन में इस बात को स्वीकार करना चाहिए। उसने कहा मैं इसलिए ज्ञानी हूं कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। क्या बोला? मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, मुझे ये पता है मुझे क्या नहीं आता, ये पता है। आपको भी जानना चाहिए अपने बारे में। सच्चाई सबको पता होती है साहब, हम प्रेजेंट नहीं करते। बोले यस या नो? आत्मा के ऊपर हाथ रख के बोलिए, सच बोल देगी वो अपने आप। तेरे को ये नहीं आता झूठा, फिर भी स्वीकार करा, नहीं नहीं मेरे को तो सब आता है। हम अपनी सच्चाई बताने में घबराते हैं, शर्माते हैं। हम कह रहे हैं साहब क्या पता होगा, बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती जीवन के पल पल पर होगी बाद में, अगर आपको कुछ ज्ञान नहीं है तो। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको क्या नहीं आता आप सुधार कीजिए उसमें अपने आप। आज आपको कुछ नहीं आता, कल आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहां आपको सब कुछ आता है। और ऐसा कोई धरती पर इंसान नहीं जो मां के पेट में जन्म लेते ही ज्ञानी था, एक नंबर नहीं था। बोले यस या नो? कोई बात नहीं। हम कह रहे हैं साहब इस विषय का अध्ययन किसने किया? रोम और यूनानी लोगों के द्वारा किया गया। ज्योग्राफी शब्द को पहली बार काम में कौन लेता है? इरिटोस्थिनीज नामक विद्वान के द्वारा यह शब्द पहली बार काम में लिया गया। कुछ भी नहीं लिखना है, मैं अपने आप लिखाऊंगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बार आप सुनो, आपको बहुत काम की बातें अच्छी अच्छी लगेगी, और फिर उसके बाद में लिखवाने का काम मेरा है। और आपको अब तक कुछ भी नहीं लिखना है, आप तो सुनते जाओ, ठीक है? उसके बाद में हमारे दिमाग में एक और प्रश्न, वो ये है ऐसे ये जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी के कितने टाइप है, कितने प्रकार की होती है भूगोल? थोड़ा बहुत आइडिया? हम कह रहे हैं साहब ज्योग्राफी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। कौन से दो प्रकार है? हैं? बोलो। भूगोल के दो कौन कौन से प्रकार, एक बार बोलो जल्दी से। हम कह रहे हैं साहब एक का नाम हमने सुना, भौतिक भूगोल। कौन सा भूगोल? फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरा जो भूगोल है जिसको हम मानव भूगोल कहते हैं, कौन सा भूगोल कहते हैं साथियों? मानव भूगोल, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। बोलो यस या नो? तो एक बात बताइए, क्या होती है भौतिक भूगोल, किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, परिभाषा आपको याद नहीं करनी, मैं भी याद नहीं करवा रहा। अच्छा, आपने जब 10th क्लास में साइंस पढ़ी थी, बाद की पढ़ी कि नहीं पढ़ी मुझे नहीं आइडिया, 10th में तो पढ़ी थी, आपने पढ़ा था फिजिक्स भी आती है इसमें, केमिस्ट्री भी आती है और बायो भी आती है। बोले यस या नो? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं नहीं पढ़ा रहा यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैं आपको सीधा उससे थोड़ा थोड़ा रूबरू करवा रहा हूं। आपने ये जरूर सुना होगा साहब केमिस्ट्री का क्या मतलब है। आप कह रहे साहब केमिस्ट्री का नहीं पता था इसलिए हमने आर्ट्स ली थी। कोई बात नहीं, आपने ये तो जरूर सुना होगा केमिस्ट्री में कोई न कोई केमिकल है, कोई न कोई रसायन एक दूसरे में इधर से उधर किए जाते। बोलो यस या नो? छोड़ो, इतना ही पता होना चाहिए। फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, ऐसी वस्तुएं जिनका भौतिक अस्तित्व हमें नजर आता है। बोलो यस या नो? वे किस में आती है? फिजिक्स में आती है, ऐसी हमें दिखती है, पार्ट ऑफ फिजिक्स। बोलो यस या नो? वो बात यहां पर अप्लाई कीजिए, अपने आप परिभाषा नजर आ जाएगी। आप कहोगे पृथ्वी पर स्थित वे स्थलाकृतियां, पृथ्वी पर स्थित वे स्थलाकृतियां जिनका कहीं न कहीं भौतिक अस्तित्व हमें नजर आता है, साथ ही साथ उनके फॉर्मेशन में इंसान का कोई योगदान नहीं। बोलो यस या नो? पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। बोलो यस या नो? एग्जाम्पल बताओ, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें, क्या आपका निर्माण के योगदान है? नहीं है साहब। किसने बनाया? अर्थ ने बनाया, पृथ्वी ने बना दिया। सभी किस में आएगा? भौतिक भूगोल। रही बात मानव भूगोल की,
किसे कहते हैं मानव भूगोल। तो साहब जब इसकी परिभाषा हमें पता चल गई, इसकी आसानी से दे सकते हैं। नाम किसका आया है, मानव का। हमने कहा पृथ्वी पर स्थित वे स्थलाकृतियां जो कहीं न कहीं उसमें मानव का भी योगदान है, पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या होते हैं, एग्जाम्पल बताओ साहब। इंडस्ट्री, उद्योग, पॉपुलेशन जनसंख्या, इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई परियोजनाएं, रिवर वैली प्रोजेक्ट नदी घाटी परियोजनाएं, सब किसके पार्ट है। और भी विभिन्न लोगों के थिंकर के विचार जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जो सिलेबस है उसका 70% पार्ट किसका है, फिजिकल ज्योग्राफी। अभी जो कंपटीशन पेपर है ऑप्शनल विषय को छोड़कर ज्यादातर विषय कौन सा पूछा जा रहा है, भौतिक भूगोल। कोई बात नहीं, जरा एक बार सोच के देखिए आपने क्या क्या पढ़ा है। नंबर फर्स्ट आपने पढ़ा भूगोल का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। और दूसरा आपने पढ़ा इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा इसका अध्ययन किसने किया। और चौथा क्या पढ़ा, ये इसके कितने टाइप। बोले यस या नो। चेक करते हैं आपको याद हुआ है, ये मेरी गारंटी है। और मेरी जिस भी क्लास में मैंने पढ़ाया है मुझे अच्छे से पता है हर स्टूडेंट को ये बातें याद हुई है, और पूरा भरोसा है आपको भी याद हो गई होगी। बोलो यस या नो। और कुछ भी रटना नहीं है, आपको ऐसे का ऐसे देखना है, आपको याद है, मेरी गारंटी है, मैं आपको किसी को नहीं पूछूंगा। एक बात और है, टीचर हमेशा वो अच्छा होता है जो बातों को रटाता नहीं है। बोलो यस या नो। डेमो में सबसे जरूरी चीज यही देखनी चाहिए, कैसे पढ़ाता है, अपना ज्ञान जो है वो यूं झाड़ रहा है या समझा रहा है, ये कुर्सी कैसे बनी। तो बैठ जाएगा दिमाग में, ये बोलेगा कुर्सी तो कुर्सी होती है, नॉट एक्सेप्टेड। बोले यस या नो। आपको याद हुआ होगा। रही बात शुरू करने की, तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से शुरू करेंगे। आपको मैंने जो बातें आपको बताई है वो जीवन में, और साथ ही साथ 5 अप्रैल 2026 तक याद रखना है। और आपका इंटरव्यू हो उस दौरान याद रखना है, उसके बाद आपका मन करे तो याद रखना, नहीं करे तो मत रखना। बट तब तक याद रखना, क्या याद रखना, सिलेबस टिप्स पर होना चाहिए। यूं यूं यूं। कितने दिनों का टाइम दूं, याद कर लोगे। बोलो कितने दिनों में याद कर लोगे सिलेबस को। बिल्कुल याद करना। ऐसा नहीं, मैंने सिलेबस को याद करने का कैसा बोला है, ऐसा नहीं बोला लाइन टू लाइन भारत के भौतिक प्रदेश, भारत की नदियां, कर्म चूक गया, फेल नहीं। आपको पता होना चाहिए ये सिलेबस में बिंदु है और ये नहीं है। मैं आपको किसी को भी किसी टाइम खड़ा करके पूछूंगा ये टॉपिक तेरे सिलेबस में है या नहीं है, आपको नहीं पता हुआ इसका मतलब आपको याद नहीं। ऐसा याद करके आना है। बोलो कितने दिन का टाइम दूं, 10, 15, 20, महीना, 2 महीना, 2 महीने, 2 दिन। कल याद नहीं होगा, हो जाएगा ना। नहीं पूछूंगा किसी से, चिंता मत करो, लेकिन याद कर लेना। पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को लाना है। कब लाओगे, कब लाओगे हैं? हाँ ले आओगे। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, बताऊंगा, चिंता मत करो आप। और पढ़ने का तरीका बदलना है। क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। उस तरीके पे आप चलना, 100% मेरे विषय की मैं गारंटी लेता हूं, बाकी टीचर अपने आप बता देंगे। बोलो यस या नो। और मैं जैसा बोलूं वैसा कर लेना। ज्योग्राफी का 95% आपके नोट से, और आप करोगे यूं ऐसे ऐसे करोगे, इतनी सरल पूछ ली क्या, ये मेरी गारंटी है। और बोलो, बस शर्त ये आप करना इस बात को, नहीं करोगे साहब कोई आपके आसपास भी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। आपके मम्मी पापा भी बोल देंगे बेटा हाथ जोड़ रहा हूं तेरे आगे, प्लीज मुझे माफ कर दे, अब पैसे नहीं है। ठीक है,
कोई बात नहीं। सिलेबस याद करना, पीवाईक्यू क्वेश्चन लाना, पढ़ने का तरीका धीरे धीरे बदलना, एक दिन में मत बदल देना। आप गए और किताबों को फेंक दिया, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल ही धीरे 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 सब चेंज हो जाएगा। और डे फर्स्ट जब भी आप पढ़ो दिमाग में यही रखो कि भाई मुझे क्या करना है, टॉपिक क्लियर करना है, बस बात खत्म। कुछ भी पूछ ले, ऑप्शन दे, लिखवा ले, मुझे इंटरव्यू में पूछ ले, मुझे खड़ा करके पूछेगा तो भी मैं बता सकता हूं। आप ही की तरह मैंने ही कोचिंग करी है, चिंता मत करो, कोचिंग करी, लेकिन मेरे को गाइड करने वाला इंसान बहुत नॉलेज वाला था, बहुत ज्यादा। उसने मेरे को ऐसी की ऐसी लाइनें बताई, जैसा आपको मैं बता रहा हूं वैसा का वैसा बोला। इन बातों को जीवन में याद रख लेना, कभी जिंदगी में ये नहीं सोचेगा मेरा टाइम खराब कर दिया मैंने। सिलेक्शन एक पार्ट है जीवन का, सिलेक्शन होता है तो दी बेस्ट, नहीं होता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये तब पॉसिबल होगा जब खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और गारंटी के साथ खुद को स्ट्रांग बना लिया उस दिन सिलेक्शन और हो जाएगा। बस शर्त ये हम हमारे को कमजोर मानते हैं, हम कहते हैं साहब मेरे बस की बात नहीं है, और ये हम क्लास में दिखाते हैं ऐसा है। अभी मैंने पूछा, मैंने कहा कुछ सही और गलत कुछ भी तो बोलो, इससे साफ साफ पता चलता है हम हमारे को कमजोर मानते हैं। साहब हमें तो कुछ नहीं आता, तू बता दे इसलिए हम यहाँ कोचिंग आए। नहीं साहब, आप टैलेंट हो, आप सिलेक्शन के उस दरवाजे पर खड़े हो, जैसे ही खुल गया तो आपका सिलेक्शन है, आप उस दरवाजे पर हो। बस आपको उतना पुश करने की जरूरत है, दरवाजा खुल जाए। बस खोलने वाला कोई नहीं है, खोलने वाली आपकी पढ़ाई है, निरंतर अपने आप वो दरवाजा खुलेगा, और उसको खोलने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। आप जीवन के एक ये मान लो कि ये मेरे जीवन का पार्ट है, और अब नहीं तो कभी नहीं बस। और बहुत ऐतिहासिक भर्ती है, 1015 पद आज दिन तक पीएसआई के इतिहास में नहीं आए हैं, और गवर्नमेंट के ऊपर भरपूर प्रेशर है, इस वजह से 1015 पद निकाले। चिंता मत करो आप। बाकी भाई साहब 1015 पद आज दिन तक नहीं निकाले, क्यों निकाले साहब? फॉल्ट में है खुद। 2021 वाली भर्ती का क्या करना है, अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को नए दे दिए 1015 पद, और उसमें खुशी की बात यह है 896 पद सीधे एपी के हैं। क्या होती है एपी? सब थानेदार बनेंगे, सीधा थाने में ड्यूटी मिलेगी, और थानेदार के मजे ही मजे होते हैं, चिंता मत करो आप। लेकिन वो तब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा भारत का सामान्य परिचय। इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, भारत का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे? भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। आप भी हेडिंग डाल दीजिए, भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अगर आपने हेडिंग डाल दी है तो आप पेन को फिर से बंद कर दीजिए, बातों को सुनने लग जाइए। हम बात किसकी कर रहे हैं? भारत के सामान्य परिचय की। जनरल इंट्रोडक्शन किसका जान रहे हैं? भारत का। सही है गलत है? आप इस शब्द को हटाइए, उसकी जगह आपका नाम लिख दीजिए। कॉपी में नहीं लिखना, दिल में मानना है। क्या मानना है? फलाना व्यक्ति का सामान्य परिचय। वही बातें होगी जो भारत के सामान्य परिचय की होगी। बोलो यस या नो। किसी का भी जनरल इंट्रोडक्शन जानना है, वैसा का वैसा होगा, जैसा चाहे भारत का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे आपके जिले का हो, चाहे गांव का हो। बोलो यस या नो। चाहे आपके बारे में हो, कोई बात नहीं। जब हम सामान्य परिचय को देखेंगे, इंडिया के जनरल इंट्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे, उस दौरान हमें कुछ बातें जो है वो काम की पढ़नी पड़ेगी। वो ये पढ़नी पड़ेगी, नंबर फर्स्ट, भारत का नामकरण कैसे हुआ। क्या पढ़ेंगे? भारत का नामकरण कैसे हुआ, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। हम कहेंगे साहब भारत का नाम भारत कैसे रख दिया, किसके दिमाग में ऐसा विचार आया कि इसका नाम भारत रख दें?
सही गलत है? हम क्यों स्वीकार करें भारत? हम कहेंगे साहब नाम विजय होना चाहिए, विजय का देश। बोलो यस या नो? क्यों स्वीकार करें भारत? कोई बात नहीं साहब, कारण पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। हम कहेंगे साहब हम सबसे पहले क्या जानेंगे, भारत का नामकरण, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। नंबर 2 आपको नहीं उतारना, मैं बता दूंगा किस टाइम उतारना है। नंबर 2 पर आपको देखना है भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ इंडिया। किसकी बात करेंगे? नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे इंडिया का ओरिजिन कैसे हो, भारत कैसे बना है, भारत कैसे बना है, ओरिजिन ऑफ इंडिया, इसकी हम बात करेंगे। और इसी के अंतर्गत हम लोग ये भी पढ़ेंगे भारत का निर्माण कैसे हुआ। किसकी बात करेंगे? निर्माण, फॉर्मेशन की बात करेंगे। इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, भारत कौन कौन से भौतिक प्रदेशों से मिलकर बना है, किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सामान्य परिचय में कितनी बात है? नंबर फर्स्ट भारत का नामकरण कैसे हुआ, नंबर 2 क्या बात करेंगे, भारत की उत्पत्ति ओरिजिन कैसे हुआ, भारत का निर्माण यानी फॉर्मेशन कैसे हुआ। नंबर थर्ड पर आप पढ़ोगे भारत की स्थिति। क्या पढ़ोगे? भारत की स्थिति, बिल्कुल यस। तो हम कहेंगे साहब इसको क्या बोलेंगे, लोकेशन। यस या नो? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश आती नहीं है? ईमानदारी के साथ बताना है, जीवन में ईमानदारी से बड़ा कोई शब्द होता नहीं है। बहुत ईमानदारी के साथ बोलना है, इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती, बाकी सबको आती है। मैं पूछूंगा, पहले ही कह रहा हूं, नहीं तो ईमानदारी के साथ बता दो, खड़ा करके पूछूंगा, खड़ा होके बताया इंग्लिश, नहीं तो ईमानदारी के साथ बोल दो साहब माने तो इंग्लिश को नहीं आवे थे बता दो। सबको आती है, थोड़ा थोड़ा आती, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता, आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। बेफिक्र होके बोलो, आती है तो बोलो यस, नहीं आती तो नहीं आती, कोई बात नहीं। आप लोगों को नहीं आती, आप लोगों को आती है, दोनों ही बातें स्वीकार कर ली। अब सुनो, आप में से ऐसे कितने लोग हैं आपको जैसे ही किसी ने प्रश्न पूछा, आपने नया नया रूम लिया और आपके मित्र का कॉल आता है, आपको एक ही प्रश्न किया जाता, तेरे रूम की लोकेशन क्या है? क्या पूछा? तेरे रूम की लोकेशन क्या है? आपने बोला मेरे रूम की स्थिति यह है, बोला नहीं ना? तो आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती? ज्यादा आती है, हिंदी से भी ज्यादा इंग्लिश है। बोलो यस या नो? आती है साहब, लेकिन थोड़ी थोड़ी। हम साहब डेली लाइफ में इंग्लिश के शब्द यूज करते हैं, और जैसे ही कहते हैं तेरे रूम की क्या स्थिति, अपन कहते हैं खराब। क्या कहते हैं? बस आप झाड़ू निकाले 20 दिन हो गए। सही है गलत? ये वाली कैटेगरी तो पक्का यस है, दूसरे वाले कहते हैं हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आलस है। साहब इस शब्द को हम काम में लेते हैं किसके लिए? नेगेटिव वे में। सही है गलत है? कोई बात नहीं। आप कह रहे हो स्थिति किसकी जान रहे हैं? इंडिया की। इंडिया की लोकेशन में दो बातें पढ़ेंगे, एक को आप कहोगे अक्षांश। क्या पढ़ोगे? अक्षांश। इसे लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या बोलोगे भाई? लैटिट्यूड। आप कहोगे जैसे ही हमें ये पता हो जाए अक्षांश, और इसी लोकेशन में एक और बिंदु पढ़ेंगे जिसको आप बोलोगे देशांतर। क्या बोलोगे? देशांतर। इसी को बोलोगे आप लॉन्गिट्यूड। बोलो यस या नो? आप कहोगे साहब लोकेशन की जब भी बात की जाएगी, जब भी हमें पूछा जाएगा स्थिति क्या है, हमारे दिमाग में इनडायरेक्टली रूप से दो बातें आएगी, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। बात खत्म। आगे नंबर 4 हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम कहेंगे साहब विस्तार। क्या पढ़ेंगे? विस्तार। विस्तार में क्या पढ़ने वाले हैं? विस्तार को हम कहते हैं साहब एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में 3 बातें पढ़नी पड़ेगी। कितनी बातें? 3। कौन सी 3 बातें? नंबर फर्स्ट क्षेत्रफल। किसी भी, आप चाहे राजस्थान की बात करोगे तो आप कहोगे साहब राजस्थान का क्षेत्रफल, इंडिया की जब बात करोगे तो इंडिया का क्षेत्रफल। किस में पढ़ोगे? विस्तार। नंबर 2 क्या पढ़ने वाले हो? आकृति। किसकी? इंडिया की। जब आप इंडिया का सामान्य परिचय जान रहे हो तो किसकी बात करोगे? इंडिया की आकृति, इंडिया की शेप की। बोले यस या नो? किस में पढ़ोगे?
विस्तार। नंबर थर्ड बिंदु दिख तो रहा है ना आपको? ठीक है, इस एक्सटेंशन में नंबर 3 पर आप पढ़ने वाले हो सीमा। क्या पढ़ोगे साहब? किसकी? हैदर की नहीं, हम कहेंगे साहब भारत की बाउंड्री की बात कर रहे हैं हम। किसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं? भारत की सीमा की बात करेंगे। तीनों ही पार्ट किस में पढ़ेंगे? विस्तार एक्सटेंशन में। जैसे ही सीमा की बात करोगे तो आप कहोगे साहब भारत के संदर्भ में बाउंड्री दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? दो। कौन कौन से दो प्रकार है साहब? बताओ। नहीं है, हुई ना बात, काम गई। इधर देखो, आप कहोगे साहब एक हम पढ़ेंगे स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा पढ़ेंगे? स्थलीय सीमा। हम कहेंगे साहब लैंड बाउंड्री को पढ़ेंगे। एक को हम पढ़ेंगे क्या? जलीय सीमा। क्या बोलेंगे? वाटर बाउंड्री। बोलो यस या नो? आप कह रहे हो सीमा दो प्रकार की है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री। बोलो यस या नो? आगे आगे आप कहोगे साहब जलीय सीमा भी दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? दो। कौन बताएगा जलीय सीमा दो प्रकार की कौन कौन सी है? बोलो। नहीं पता, छोड़ो कोई बात नहीं। और हो गया पूरा। इधर देखो, इधर देखो, आप ये कह रहे हो साहब ये दो प्रकार की है, सुनना बहुत काम की बात है। एक को आप कहोगे साहब तटीय सीमा। क्या बोलोगे? आप बोलोगे साहब कोस्टल बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री? कोस्टल बाउंड्री। बोलो यस या नो? दूसरी जो बाउंड्री की आप बात करोगे जिसका नाम होगा द्वीपीय सीमा। कौन सी सीमा? द्वीपीय सीमा। आप कहोगे साहब आइलैंड बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री? आइलैंड बाउंड्री। आप कह रहे साहब सामान्य परिचय में ये है पढ़ा जाएगा और कुछ भी नहीं। अगर इन सब बिंदुओं के बारे में आपने विस्तार से पढ़ लिया तो आपका एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। यही है सामान्य परिचय। अच्छा, एक बात और है, वो ये कोई भी टॉपिक शुरू करें, कोई भी विषय शुरू करें, उस टॉपिक का आपको मीनिंग पता होना चाहिए और प्लस उस टॉपिक में ए टू जेड बातें डी फर्स्ट पता हो जाए। आप उस काम को इतना अच्छा करोगे जिसकी कोई याद नहीं है। ये बातें मैं आज बताने की बजाय ऐसे बोल देता, हम सामान्य परिचय में क्या पढ़ेंगे? नामकरण। मैं मेरी रामायण शुरू कर देता और आप सुनते जाते। आपको नहीं पता होता क्या पढ़ने वाले आगे। बोलो यस या नो? नहीं पता होता ना? कोई भी काम आप शुरू करके देख लीजिए, आपको उस काम के बारे में ए टू जेड बातें डे फर्स्ट पता है। आप भाई साहब जो 100% रिजल्ट देना चाहते हो 200% दोगे। खासकर हमारे राजस्थानियों की ये सबसे बड़ी विशेषता है। क्या है बड़ी विशेषता? हमें कोई रास्ता बता दे वहां तक जाता है, सबसे पहले हम जाएंगे। बोलो यस या नो? मानव प्रवृत्ति ऐसी ही है, इंसान को रास्ता बताने वाला नहीं मिल रहा सही से, मिल जाए तो आप काम को कर लोगे। पिछले कुछ सालों से यूपीएससी का जो रिजल्ट है राजस्थान की ओर ज्यादा है। यूपीएससी के रिजल्ट में राजस्थान के बंदों का नाम सबसे ज्यादा है। क्यों साहब? हमें पता चल गया है सिलेक्शन कैसे लेना है। इससे पहले पिछले 10 सालों का ट्रेंड उठा के देख लीजिए, राजस्थान से सबसे ज्यादा आईएएस बनते हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड पहले यूपी और बिहार के नाम था, इसको हमने पीछे रख दिया है। क्यों? हमें साहब एक बार कोई बता दे काम ऐसे करना है, हम बिल्कुल कर लेंगे साहब। बस दिक्कत यही है। और हर सब्जेक्ट को आप ऐसा करिए, गारंटी के साथ याद होगा। क्यों नहीं होगा साहब? हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है, बट हमें रास्ता सही से पता नहीं, बस बात यही है और कुछ भी नहीं। तो आप कहोगे एक सामान्य परिचय में क्या पढ़ोगे, तो आपने कहा 4 बातें।
क्या पढ़ोगे? भारत का नामकरण कैसे हुआ, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ इंडिया, इसी में बात करोगे फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप बात करोगे लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति क्या है, इसमें आप दो बातें करोगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, आप बात करोगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, आप बात करोगे भारत का विस्तार क्या है नंबर 4 पर, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, जिसमें आप 3 बातें करोगे। कितनी बातें? 3। एरिया ऑफ इंडिया, शेप ऑफ इंडिया, बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत की आकृति क्या है, और भारत की सीमा क्या। आप कहोगे सीमा कितने प्रकार की होती है? 2। भारत के संदर्भ में 2 प्रकार की बाउंड्री है, एक को आप लैंड बाउंड्री कहोगे, एक वाटर बाउंड्री। वाटर बाउंड्री कितने प्रकार की है? 2। एक को आप तटीय सीमा जिसको कोस्टल बाउंड्री कहोगे, और एक को क्या बोलोगे? द्वीपीय सीमा, जिसे क्या बोलोगे? आइलैंड बाउंड्री। ये सब इनको जब आप विस्तार से पढ़ लोगे, आपका भारत का सामान्य परिचय वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। कल की क्लास में हम 1 बाय 1 एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे भारत का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बढ़ेंगे। एक काम करो, आप इसको या तो फोटो ले लो या फिर आप इसको उतार लो, जैसा मन करे वैसा उतार लो।